लेकिन अब जो है हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को और थोड़ा अच्छे तरीके से एंगल वाइज, रेडियन वाइज भी समझेंगे। तो सबसे पहले उसे समझने के लिए हम एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं। एक सर्कल ड्रॉ किया मैंने, इसे हम यूनिट सर्कल कह सकते हैं, और क्योंकि जो इसकी रेडियस है, जो इसकी रेडियस होगी वो यूनिट 1 यूनिट होगी, जो इसकी रेडियस है वो 1 यूनिट होगी। ऐसा सर्कल जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो उसे यूनिट सर्कल कहते हैं। सर्कल जो है वो यूनिट रेडियस का है और उसका सेंटर 0 0 कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्सिस के सेंटर पर है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई, और ये वाई नेगेटिव एक्सिस है। ठीक, अब हम इस सर्कल पे एक रैंडम पॉइंट ले लेंगे जो कि है P। मान लेते हैं हम P एक पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स हमने अपनी मर्जी से ए बी कह दिया कि ए बी कोऑर्डिनेट्स है। ठीक, अब इसे जब हमने यहाँ से यहाँ तक मिलाया ये, तो ऑब्वियसली ये जो लाइन है ओ पी एक लाइन बन गई। ये जो पॉइंट्स हैं जो कोऑर्डिनेट्स के साथ, एक्सिस के साथ काट रहे हैं, इन्हें हम ए बी सी डी कह देते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, और ये जो पी पॉइंट है इसको हमने ओ से मिला दिया। तो जो ओ पी है, ओ पी क्या है, 1 यूनिट है, क्योंकि ये यूनिट सर्कल है। ये जो है ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। ठीक है, और जो ये हमारे पास आर्क है ये एक्स है। अगर एक्स आर्क की जो लेंथ है वो एक्स यूनिट है, तो जो हमारी रेडियन है वो भी एक्स यूनिट ही होगी, एक्स रेडियन होगी। ठीक है, तो ये हमारा जो एंगल है वो एक्स रेडियन हो गया। ये जो एंगल है ये एक्स रेडियन हो गया, ये थीटा ले लो, जैसे भी ले लो। इस पॉइंट P से हम एक परपेंडिकुलर नीचे ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पर यहाँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करता है इसे हम M नाम दे देते हैं। ये एक ट्राइंगल बन गया OMP, आपके पास एक ट्राइंगल आ गया। ठीक है, अब हमने पाइथागोरस थ्योरम से ये पढ़ा था पहले कि जो पहली बात तो ये कि OP² इज इक्वल टू OM² प्लस MP²। ठीक है, ये चीज़ पढ़ी थी हमने। अब OP² तो आपके पास 1 यूनिट है, तो इसका मतलब OM² प्लस MP² इज इक्वल टू 1 हो गया आपके पास। इसको हम इक्वल टू 1 भी कह सकते हैं। अब इसे सॉल्व करते हैं। अगर ये पॉइंट AB है, P जो पॉइंट था वो AB है, तो इसका मतलब इसका x कोऑर्डिनेट A, यानी कि ये जो इतना पोर्शन है ये A के बराबर है, और इसका y कोऑर्डिनेट B, यानी कि ये जो इतनी लंबाई है ये B के बराबर है। MP जो है वो B के बराबर है। ठीक है, तो जब हम इसमें साइन थीटा कॉस थीटा निकाले तो देखिए हमारा कैसे निकलेगा। हमने निकाला कॉस थीटा कॉस एक्स, तो कॉस एक्स जब हम निकालेंगे, पहले तो हमने इस इक्वेशन को ले लिया नंबर 1 इक्वेशन। ठीक है, अब हम कॉस एक्स निकालते हैं। कॉस एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स क्या होता है, हमने पहले भी पढ़ा था, ये होता है पी बी पी एच एच बी। पी ये साइन कॉस और टेन, तो साइन कॉस कॉस निकालेंगे तो हमारे पास क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस हमारा क्या है a, और हाइपोटेन्यूस कितना है 1, तो कॉस एक्स कितना आ गया a, कॉस एक्स इज इक्वल टू a हो गया। ठीक, अब साइन एक्स करें, साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। परपेंडिकुलर की जगह क्या आएगा b, और हाइपोटेन्यूस कितना है हमारा 1 यूनिट, क्योंकि यूनिट सर्कल है। ठीक है, तो ये बन गया आपका साइन एक्स इज इक्वल टू b। तो अब a और b की ये जो वैल्यूज हैं इन्हें हम साइन एक्स और कॉस एक्स भी रख सकते हैं, कॉस एक्स और साइन एक्स। कॉस एक्स और a की जगह हमने a की वैल्यू ये लिखी, ये थी, a की जगह हमने कॉस एक्स रख दिया, और साइन एक्स की वैल्यू ये आई, तो हमने साइन एक्स b की जगह साइन एक्स रख दिया। ठीक है, ये हो गया। अब आप देखो कि आप जब साइन एक्स इसको
आपने ये निकाला OM² इज प्लस MP² इज इक्वल टू 1 आया। cos x आपने निकाला, आपका कितना आया a कितना है OM², ठीक है। a इज इक्वल टू cos x है, ये कितने के बराबर है OM² OM है, ठीक है। b इज इक्वल टू sin x है, ये क्या है आपके पास में MP है, इसका स्क्वायर कर दो, इसका स्क्वायर कर दो, ठीक, इन दोनों को ऐड कर दो OM², ये हमारे पास यहाँ पर है इक्वेशन नंबर 1 में, इसका आंसर क्या है 1 है। OM² की जगह हम cos square x प्लस sin square x रख सकते हैं, ठीक है। या हम ऐसे कहें कि इसकी जगह हम a और इसकी OM² की जगह हम a² और MP की जगह हम B² रख सकते हैं। तो A² प्लस B² इक्वल टू 1 हो गया, और a की जगह हम cos x रख सकते हैं और b की जगह हम sin x रख सकते हैं, sin² x इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी आ गई, सबसे पहली आइडेंटिटी हो गई, ये सबसे पहली आइडेंटिटी हमने निकाल ली, ये हो गई हमारी sin² x प्लस cos² x इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब ये तो पहली बात हमने निकाल ली। अब इससे नेक्स्ट हम इसी फिगर में देखो, हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे और उसके साथ हम वैल्यूज निकालेंगे। हम देखेंगे कि किस तरह से साइन की वैल्यू चेंज होती है या कॉस की वैल्यू चेंज होती है अलॉन्ग विद द एंगल। तो ये हमारा एक यूनिट सर्कल है। तो हम कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। सबसे पहले ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। ए जो है वो एक्स एक्सिस है। अगर वो एक्स एक्सिस है तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे इसके, एक्स तो होगा पूरा, तो वाई एक्स एक्सिस पे वाई हमेशा 0 होता है, तो ये हो गया 1 0, 1 यानी यूनिट सर्कल है इतना, और ये हो गया 0 क्योंकि वाई एक्सिस तो 0 होगा एक्स एक्सिस पे, तो ये हो गया 1 0, ठीक है। अब भी यहाँ पर एक्स एक्सिस 0 होगी तो ये हो गया 0 1। अब जब हम इस तरफ आए क्वाड्रेंट के इस तरफ आए तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ पर हमारी क्या वैल्यूज़ होंगी, यहाँ पर फिर से y की वैल्यू तो 0 होगी लेकिन x की वैल्यू -1 होगी, और यहाँ पर वही कि जब y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 होगी और y की वैल्यू -1 होगी क्योंकि ये नेगेटिव वाला क्वाड्रेंट है। तो ये हो गया आपका x की वैल्यू तो हो गई 0 और y की वैल्यू हो गई -1, ठीक है। ये आपके 4 क्वाड्रेंट है, वो सारे चारों क्वाड्रेंट्स में 4 पॉइंट्स हैं जहाँ पर आप x की वैल्यू चेंज होगी और उसके अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे कि cos और sin की वैल्यू किस तरह से बदल रही है। अब देखो, अगर ये लाइन है, मान लो इस लाइन को मैं धीरे धीरे खिसकाकर यहाँ तक ले आऊँ, यहाँ तक, तो इसका मतलब हो जाएगा कि x जो है वो आपका 0 है, ठीक है। जब x 0 हो गया तो हमारा जो ये cos x sin x है, ये पॉइंट की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग बदल जाएगी। अब यहाँ पर आने पर जब ये x के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाया, यानी कि x एक्सिस के साथ मिल गया, तो ये कोऑर्डिनेट्स और ये कोऑर्डिनेट्स बराबर हो जाएंगे। तो हम सबसे पहले जब हमने अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो cos x और sin x की वैल्यू इनके साथ इक्वल हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, हमने कहा x इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 डिग्री यूज करने पर हमारे पास आंसर क्या आएगा, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसके साथ कंपेयर करेंगे, या हम ऐसे लिख लें कि cos 0 डिग्री sin 0 डिग्री, ठीक है। और ये किसके बराबर है, इसके बराबर है 1 0 के, ठीक। दूसरा कहें तो B पॉइंट पर आकर cos x और sin x की वैल्यू क्या बन जाएगी, 0 और 1। तो यहाँ पर हमारे पास है π/2, x इज इक्वल टू π/2 हो जाएगा। यहाँ पे ये जो पूरा सर्कल है, हमने पहले पढ़ा था कि ये जो पूरा सर्कल है इसमें जितना भी एंगल बन रहा है वो टोटल कितना होता है, 2π का एंगल होता है। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इस लाइन से हमने स्टार्ट किया और जो हमारा एंगल है ये बढ़ता जाएगा यहाँ से, और ये जब घूम कर वापस यहाँ तक पहुँचेगा तो ये पूरा टोटल जो एंगल होगा वो 2π रेडियन का होगा या 360 डिग्री का होगा।
तो जब हम इसको रेडियन में कंसिडर कर रहे हैं तो हम देखो इसको हमने 2 पाई को 4 पार्ट्स में बांट दिया है। 4 पार्ट्स कौन कौन से हैं? ये 0 डिग्री है, ये जो लाइन है यहाँ पर 0 डिग्री है, यहाँ से यहाँ तक जाने पर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है। 360 को अब जब 4 से डिवाइड करोगे तो 90 आएगा, 90 डिग्री आएगा। तो 90 के 4 पार्ट्स बनते हैं ये। और इसी तरह से जब आप 2 पाई को 4 से डिवाइड करोगे तो π/2 का एक पार्ट आएगा, यानी कि एक क्वाड्रेंट जब आपका एंगल मूव कर रहा है तो वो जो आपका एंगल में चेंजेस हैं वो कितने आ गए? π/2 के बराबर आ गए। π/2 या 90 डिग्री इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया ये आपका 0 डिग्री, यहाँ पर हो गया π/2 डिग्री, और π/2 में π/2 जोड़ा, यहाँ पर कितना आ गया? पाई रेडियन, सॉरी π/2 रेडियन, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, या जो स्ट्रेट एंगल आपका बनता है वो ऐसे ही बनता है, यहाँ पर पॉइंट होता है और सीधी लाइन होती है, स्ट्रेट एंगल बनता है 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई के बराबर हो गया। अब पाई में फिर से π/2 आप ऐड करोगे तो यहाँ पर आकर आपका एंगल हो गया 3π/2, और फिर इसको पूरा घुमाकर यहाँ तक ले गए तो ये एंगल जो 0 रेडियन था, ये एंगल यहाँ पर पूरा सर्कल बनाने के बाद 2 पाई हो जाएगा। यानी कि अगर मैं इसको पूरा ऐसे घुमा कर यहाँ तक ले आऊँ तो ये एंगल आपका 2 पाई है। तो यहाँ से स्टार्ट किया, 0 डिग्री से स्टार्ट किया, ये घूम के पहले π/2 एक क्वाड्रेंट हुआ, फिर π/2 दोबारा उसने पूरा वो किया, ट्रैवल किया, तो वो π/2 और π/2 दोनों ऐड हो गए, ये पाई हो गया। फिर इसमें π/2 फिर वो ट्रैवल करके यहाँ तक आया तो ये ऐड हो गया आपका 3π/2 बन गया, और फिर उसके बाद फिर π/2 ऐड करके ये 2 पाई आपका टोटल एंगल 2 पाई रेडियन का कंप्लीट हो गया। अगर आप इसे 360 डिग्री में देखोगे तो ये आपका 90 डिग्री, फिर 90 डिग्री, तो 90 180 डिग्री, फिर इसमें 90 जोड़ा आपने 270 डिग्री, और यहाँ पर आकर ये 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको यहाँ पर थोड़ा सा लिख दूँ 360, ये सॉरी यहाँ पर लिखा मैंने 0 डिग्री, ठीक। यहाँ पर π/2 के बराबर में मैंने लिख दिया 90 डिग्री, पाई के बराबर में लिख दिया 180 डिग्री, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 270 डिग्री। और जब ये पूरा ट्रैवल करके यहाँ पर पहुँचा तो 2 पाई के साथ आपका हो गया 360 डिग्री, ठीक है। ये बात आपको पहले क्लियर की जा चुकी है। इससे पहले जब हमने एक्सरसाइज 3.1 की थी तो उसमें हमने ये सब बातें डिस्कस की थी कि डिग्री और रेडियन का आपस में क्या कनेक्शन है, क्या रिलेशन है। तो अगर आपको उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप वो वीडियो भी देख सकते हो। बाकी अब हम बात करते हैं कि किस तरह से कॉस जो है वो यहाँ पर मूव कर रहा है, कॉस की साइन की वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। तो सबसे पहले हमने इस पॉइंट के बारे में बात की, कॉस 0 डिग्री साइन 0 डिग्री, ये हो गया 1 और 0 आपके कोऑर्डिनेट्स बन गए, ठीक है। उसके बाद जब मूव करके ये पूरा क्वाड्रेंट यहाँ तक आ गया तो आपके पास हो गया x इज इक्वल टू π/2 या 90 डिग्री, ठीक। तो उसके लिए आप क्या लिखोगे इन कोऑर्डिनेट से आप कंपेयर करोगे तो हो गया cos π/2 साइन π/2 इज इक्वल टू 0 1, ठीक। फिर आया cos, ये x इज इक्वल टू पाई, जब आपने और π/2 पर ट्रैवल कर लिया यहाँ तक आ गए x इज इक्वल टू पाई आया, तो ये हो गया cos पाई साइन पाई इज इक्वल टू, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या है यहाँ पे -1 और 0, ठीक है। उसके बाद आ गए आप 3π/2 पे, यहाँ आकर फिर से cos 3π/2 साइन 3π/2, और ये आ गया कोऑर्डिनेट्स हो गए आपके 0 और -1। फिर आप नीचे देखो, ये है आपका लास्ट, ये पूरा का पूरा घूम कर वापस यहाँ पर पहुँच गया। तो अब जब ये इतना बड़ा ट्रैवल करके आया तो ये ओरिजिनल पोजीशन पे फिर से पहुँच गया। तो ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँचा तो फिर से क्या हुआ, x कितना है हमारे पास 2 पाई, कॉस कितना हुआ cos 2 पाई साइन 2 पाई, और इनकी वैल्यूज़ क्या हो गई, जो ये कोऑर्डिनेट था कोऑर्डिनेट तो वो का वही रहेगा, और ये पूरा ऐसे घूम कर वापस यहाँ तक आया तो कोऑर्डिनेट तो आपके वही है 1 और 0, ठीक है। अब देखो आप कि जब 0 स्टार्टिंग थी तब भी वही कोऑर्डिनेट थे,
2 पाई से पूरा ट्रैवल करके वो पूरा चक्कर लगा के ऐसे 2 पाई तक वहाँ पर पूरा 2 पाई का एंगल पूरा घूम कर पहुँचा, उसके बाद भी उसके कोऑर्डिनेट्स वापस वही हो गए। और अगर इससे थोड़ा सा ऊपर जाएगा, उससे और आगे दोबारा चलना शुरू करेगा, तो फिर इसकी वही सारी वैल्यूज़ फिर से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले हम ये जो हमने इतना लिखा है इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए x इज इक्वल टू 0, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1। ठीक है, कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू 1 और साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0। दूसरा है कॉस पाई बाय 2, कॉस पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0 और साइन पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तीसरा है कॉस पाई इज इक्वल टू 1 और साइन पाई इज इक्वल टू 0। उसके बाद कॉस 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 0, साइन 3 पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1, कॉस 2 पाई इज इक्वल टू 1 और साइन 2 पाई इज इक्वल टू 0। अब अगर हम ऐसा करें कि ये बार बार इसी तरह से घूमता रहे, और ये जब आपको मैंने अभी बताया कि 2 पाई ट्रैवल करके वो यहाँ तक पहुँचा और उसके बाद फिर से वही वैल्यूज़ उसकी स्टार्ट हो गई, तो अगर आप देखो तो कॉस 0 की वैल्यू वही है, कॉस 2 पाई की वही है। अब ये फिर से 2 पाई की अगर चक्कर लगा के आता है तो इसकी वैल्यू फिर से वही होगी। तो अगर हम चाहें तो इन वैल्यूज़ को एक जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें हम जब जैसे यहाँ पर कॉस साइन की वैल्यू है फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, तो साइन 0 कब होगा? साइन के लिए हमने लिखा साइन x इज इक्वल टू 0। वो कब कब 0 होगा? वो जब उसका एंगल पहला 0 हुआ तब वो 0 हुआ, उसके बाद वो पूरा घूम के आया 2 पाई हुआ तब वो 0 हुआ। ठीक है, इस तरीके से बार बार उनके एंगल्स बदलते रहे। उसके बाद फिर से वो इतना ही घूम के आया, फिर से 0 हुआ। देखो पहले यहाँ से यहाँ आया, 0 से पाई पर पहुँचा तो 0 हुआ, 0 पे 0 हुआ, फिर पाई पे 0 हुआ, फिर 2 पाई पे 0 हुआ। इसी तरह से ये जितनी बार घूमेगा, हर पाई रेडियन का जब एंगल ट्रैवल कर लेगा तो साइन की वैल्यू फिर से 0 हो जाएगी। पहले यहाँ 0 हुई, फिर जब वो एक्स एक्सिस पे पहुंचेगा तब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि साइन एक्स जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब भी वो एक्स एक्सिस पे पहुंच रहा है तब उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ पर 0 थी, जब यहाँ पर पहुंचा फिर 0 हो गया, वापस घूम कर आया फिर 0 हो गया। तो इसको हम जनरलाइज फॉर्म में ये कह सकते हैं कि साइन एक्स इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू क्या, पाई, 2 पाई, 3 पाई है एंड सो ऑन। तो और क्या, और कुछ कह दें हम इसे, हम कह दें इसे कि ये हो गया, अच्छा ये हो गया, ये हमने लिख दिया इसको n पाई। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब n पाई कह रहे हैं हम, ये जो केस है ये तो हो गया हमारा जब हमारा एंगल जो है, जो हमारा जो ट्रैवल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब एंगल्स जो होते हैं वो जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम मूव कर रहे हैं, एंगल जो रोटेशन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो एंगल पॉजिटिव होता है, और जब वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है तो एंगल नेगेटिव होता है। तो अभी तो हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, इस तरीके से जा रहे हैं, ये ऐसे घूम रहा है, तो जो हमारा एंगल है वो तो पॉजिटिव है। ठीक है, तो हमारे पास प्लस n पाई आ रहा है। जब हमारा एंगल इधर की, मान लीजिए इधर की तरफ चलने लगा, इधर की तरफ चलने लगा, तो हमारे पास एंगल माइनस में हो जाएगा, हमारा जो एंगल है वो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारी जो मूवमेंट है 0 से स्टार्ट है लेकिन एंटी क्लॉकवाइज जा रही है, इस तरीके से, जैसे मान लो मैं इसमें बताऊँ आपको, ये सर्कल है और ये हमारे पास हो गया, ये इस तरीके से हो गया, और जो ये 0 हमारी स्टार्टिंग है, यहाँ से हमारा ये एंगल है ना वो इस तरीके से ट्रैवल कर रहा है, उल्टा, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है। जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन होती है तो एंगल नेगेटिव माना जाता है।
तो हम क्या कहेंगे, यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक -π/2 हुआ, यहाँ पर आके -π हुआ, यहाँ -3π/2 हुआ, यहाँ पे आके -2π हुआ। तो जैसे भी मूव करे, या तो वो क्लॉकवाइज या कोई एंटी क्लॉकवाइज, दोनों के लिए हम जनरलाइज्ड फॉर्म में क्या लिखेंगे, इसको हम ±nπ लिख देते हैं। चाहे तो एंगल, वैल्यू तो उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, वैल्यू तो उसी अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। देखो आप 0 से अगर मान लो ये π/2 ट्रेवल करके यहां आया, तो यहां पर भी तो 0 ही है, ठीक है। तो इसीलिए यहां से अगर ये 0 से ट्रैवल करके, चाहे वो क्लॉकवाइज गया, जब यहां पहुंचा एक्स एक्सिस पर जाकर रुका, तब वो 0 है ही। तो उसने पाई ट्रैवल किया, तो वो चाहे क्लॉकवाइज किया चाहे एंटी क्लॉकवाइज किया, लेकिन वो 0 ही हुआ, उसकी वैल्यू 0 ही आई। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि sin x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू ±nπ। या तो प्लस में हो एंगल या माइनस में हो, कैसे भी हो, साइन की वैल्यू sin x इज इक्वल टू 0 होगा जब जब x की वैल्यू nπ होगी, वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी कि n कोई इंटीजर होगा। अब हम इन वैल्यूज में देखते हैं कि cos x की वैल्यू कहाँ कहाँ 0 है। सबसे पहले cos x की वैल्यू देखो आप, π/2 पर 0 आ रही है। ये ऑब्वियस है कि sin x जो है वो आपका y x को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जब x एक्सिस पे की बात आएगी, कोऑर्डिनेट्स x एक्सिस पर आकर टिक गए, तो sin x की वैल्यू 0 हो गई। सिमिलरली जब cos x है वो x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जब y एक्सिस पर आकर बात रुकेगी, तो आपके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वहां पर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो वो कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? पहला कोऑर्डिनेट है ये, यहाँ पर सॉरी π/2, cos π/2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ट्रेवल करता हुआ पाई एंगल ट्रेवल करेगा और फिर 3π/2 पर पहुंचेगा। 3π/2 पर आकर फिर से आपका cos जो है वो 0 है। आप कोऑर्डिनेट्स को देख सकते हो, चेक कर सकते हो कि यहाँ पर और यहाँ पर, और वैसे भी आप ये बात तो समझ ही सकते हो कि y कोऑर्डिनेट पर आकर, क्योंकि cos x जो है वो हमारा x को रिप्रेजेंट, x एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो y एक्सिस पे 0 है। तो y एक्सिस पे जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहा है एंगल, सर्कल, वहां पर cos x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर पहले π/2 पे हुई, फिर 3π/2 पर हुई, उसके बाद ये फिर से दोबारा यहाँ से लेकर यहाँ तक पाई एंगल ट्रेवल करेगा। पाई एंगल ट्रेवल करके ये फिर से यहाँ पहुंचेगा। तो यहाँ पर जो एंगल लिखा है π/2, लेकिन इसका एंगल π/2 नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ से पहले π/2 पर 0 था, π/2 से यहाँ तक घूम कर आया, तो हमने π/2 में पाई को ऐड कर दिया, ये हो गया हमारा 3π/2। जब यहाँ से फिर ये ऐसे गया और इसमें फिर से पाई ऐड हुआ, तो ये बन गया 5π/2, और उसके बाद फिर से इधर को आया तो ये हो गया 7π/2। इसी तरह से आपका ये बढ़ता रहेगा। अगर इसका एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला निकालें तो इन सबको रिप्रेजेंट करने का तरीका है 2n+1 π/2। आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो, वैल्यू पुट करके देख सकते हो। अगर आप इसमें वैल्यू पुट करो, n इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करो, 0 इज इक्वल टू 0 रखोगे तो π/2 आया, ठीक है, 1 रखा तो 3π/2 आया, 2 रखा तो 5π/2 आया, एंड सो ऑन। इस तरीके से आपकी वैल्यू बढ़ती रहेगी। तो जिस तरह आपने साइन को हमने इस तरीके से लिखा था, इसका रूल बनाकर लिख दिया था, उसी तरह हम कॉस के लिए भी सिमिलर चीज हम यूज कर सकते हैं। तो कॉस के लिए क्या हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू 0 कब होगा ये, व्हेन x इज इक्वल टू 2n+1 π/2। अच्छा, जो बात हमने साइन x में की थी वही बात यहाँ पर भी है। हमने क्या किया था, मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं तो एंगल जो है वो हमारा प्लस में आता है, उसका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है। जब वो क्लॉकवाइज में चल रहा हो तो उसका साइन नेगेटिव होता है, लेकिन एंगल तो बदल रहा है उसी तरीके से। अब यहाँ से जैसे 0 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर ये π/2 से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, π/2 से स्टार्ट हुआ, और ये पहले हमने इधर से इस तरीके से हमने मूवमेंट डिस्कस की थी। अब हम इस तरफ की मूवमेंट डिस्कस करें तो हमारा जो एंगल है वो माइनस में आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं, इसे और जनरलाइज कर दें
तो ये x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला हो गया। साइन x इज इक्वल टू 0 कब कब होगा? जब x इज इक्वल टू हमारे पास प्लस माइनस n पाई होगा वेयर n बिलोंग्स टू z, यानी n इज एन इंटीजर। ठीक है, cos x इज इक्वल टू 0 होगा। x इज इक्वल टू कब कब होगा cos x इज इक्वल टू 0? जब x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 π/2 होगा। ठीक है, और n क्या है? n इज एन इंटीजर। तो हमने देखा कि cos x इज इक्वल टू 0 कब कब था? व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 π/2। ठीक है, साइन x के लिए भी हमने यही देखा था। साइन x इज इक्वल टू 0 कब कब था? व्हेन x इज इक्वल टू प्लस माइनस n पाई। ठीक है, अब इसी से हम कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को डिस्कस करते हैं। जैसे कि मैंने लिखा sec x इज इक्वल टू क्या होता है? 1/cos x। कब तक होगा ये वैलिड? जब x इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। व्हेन x इज नॉट, क्योंकि ये नंबर जब x की वैल्यू 2n+1 π/2 को सेटिस्फाई करेगी तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी, अगर cos x की वैल्यू 0 हो जाएगी, और अगर ये 0 हो गया तो sec x जो है वो नॉट डिफाइंड होगा। उसी तरह से हमने कहा cosec x इज इक्वल टू 1/sin x। ये कब तक वैलिड है? जब x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस n पाई होगा। ठीक है, इसी तरह से अब दूसरी वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास? tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x/cos x। तो ये भी तभी तक वैलिड होगा व्हेन x इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू व्हेन x इज नॉट इक्वल टू प्लस माइनस 2n+1 π/2, यानी कि जब जब नीचे की वैल्यू 0 होगी तब तब ये रिलेशन हमारा वैलिड नहीं होगा। अब है cot x इज इक्वल टू क्या होता है? cos x/sin x व्हेन x इज नॉट इक्वल टू n पाई प्लस माइनस n पाई। ठीक है, ये जो चीज़ें थी ये आपकी हो गई। उसके साथ जो हमने अभी डिस्कस किया cos और x की 0 के साथ वैल्यू डिस्कस की, उसी से रिलेट आप इसको भी कर सकते हो। अब बात करें हम कुछ आइडेंटिटीज़ की। हमने अभी थोड़ी देर पहले जब ये cos और sin की बात की थी तो हमने एक आइडेंटिटी डिराइव की थी। क्या थी वो आइडेंटिटी? वो थी cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये हमने प्रूव भी कर दिया था, यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल किया था और हमने ये एंगल्स को यूज़ किया था, ये कोऑर्डिनेट्स को यूज़ किया था और a² + b² इज इक्वल टू 1 के बराबर हमने प्रूव कर दिया था। और ये a किसके बराबर था? cos x के। b किसके बराबर था? sin x के। तो ये हमारी आइडेंटिटी आ गई थी। अब आपको पता है कि sin x इज इक्वल टू tan x इज इक्वल टू क्या होता है? sin x/cos x। ठीक है, ये होता है। अब मैं इसे यहाँ, और cot क्या होता है? cot x इज इक्वल टू क्या होता है? cos x/sin x। इन दोनों चीज़ों को मैं यहाँ इस्तेमाल करके कुछ और दूसरी आइडेंटिटी डिराइव करूँ तो पहले मैं करूँगी डिवाइडिंग बाय, अगर मैं इसको cos x से डिवाइड करती हूँ, cos स्क्वायर x। ठीक है, cos स्क्वायर x से मैंने इसको डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर आ गया cos स्क्वायर x/cos स्क्वायर x, यहाँ पर आ गया sin स्क्वायर x/cos स्क्वायर x, और ये हो गया 1/cos स्क्वायर x। अब इनकी वैल्यूज लिख सकते हो आप, cos और ये तो 1 हो गया, प्लस sin स्क्वायर x क्या बन गया? tan स्क्वायर x बन गया। ये क्या बन गया? 1/cos x की वैल्यू क्या होती है? 1/cos x इज इक्वल टू, ये हो गया 1/cos x इज इक्वल टू किसके बराबर होता है? sec x के बराबर होता है। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया sec स्क्वायर x। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये एक और आइडेंटिटी आपके पास में आ गई। ठीक है, इसको आप आगे पीछे करके किसी भी तरह से लिख लो। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 2। अब तीसरी के लिए हम क्या करेंगे? हम अब इसको डिवाइड कर देंगे sin स्क्वायर x से, डिवाइडिंग बाय sin स्क्वायर x। sin स्क्वायर x से डिवाइड करो, cos स्क्वायर x/sin स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x/sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1/sin स्क्वायर x।
ये क्या बन गया, cos x अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर एक्स बन गया, प्लस ये तो हो गया 1, और 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स होता है कॉसेक एक्स, ठीक है। तो ये आ गया आपका कॉसेक स्क्वायर एक्स। ये हो गई आपकी आइडेंटिटी नंबर 3। तो 3 आइडेंटिटीज आपको पता चल गई। एक ही आइडेंटिटी से हमने 3 आइडेंटिटी डिराइव कर ली। सबसे पहली हो गई कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, दूसरी हो गई 1 प्लस, पहली तो ये हो गई, ठीक है, दूसरी हो गई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसको आप दूसरी तरह से लिखना चाहो तो दूसरी तरह से लिख लो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल हो जाएगा। और ये है तीसरी, कॉट स्क्वायर एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी आइडेंटिटीज की ये तीनों बेसिक आइडेंटिटीज हैं, उसके बाद तो सारे के सारी डेरिवेशंस हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप चाहो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ऐसी एजुकेशनल वीडियोस देखना चाहें आप तो बेल का आइकन दबाएं, जिससे कि आपके पास मेरे जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए।